हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले हम काइनेमेटिक्स के जनवरी अटैम्प्ट के PYQs कर चुके हैं जीमेन 2025 के। इस वीडियो में हम अप्रैल अटैम्प्ट के सारे PYQs करेंगे काइनेमेटिक्स के। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी v = 3 i cap + 4 j cap मीटर पर सेकेंड enters into a constant force field of 6 Newton directed along positive z axis. If the body remains in the field for a period of 5/3 seconds, then the velocity of the body when it emerges from force field is। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक बॉडी का मास है 2 किलो, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे डाटा को, m = 2 kg। उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है, 3 i cap + 4 j cap मीटर पर सेकेंड। उसमें लिखा है कि वो 6 न्यूटन की एक फोर्स के फील्ड में एंटर करता है जो कि पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो फोर्स जो है वो है 6 k cap न्यूटन। अब हमसे पूछा है कि 5/3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। टाइम है 5/3 सेकंड्स। तो देखिए पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, F/m। फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 k cap डिवाइडेड मास है 2। तो एक्सेलरेशन हो गया 3 k cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ z डायरेक्शन में, और z डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो x और y की स्पीड को अल्टर नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। यानी कि जो स्पीड बढ़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ z डायरेक्शन में अल्टर होगी। तो 5/3 सेकंड के बाद कितनी स्पीड बन जाएगी, उसके लिए हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो v in z डायरेक्शन = u + at। u की वैल्यू तो 0 हो गई क्योंकि इनिशियल कोई वेलोसिटी है नहीं z डायरेक्शन में, प्लस a की वैल्यू 3, t की वैल्यू 5/3। तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से जो वेलोसिटी निकल के आ गई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बॉडी जो पहले थी वो तो चेंज ही नहीं हुई, 3 i cap + 4 j cap तो अब भी है, लेकिन z डायरेक्शन में 5 k cap और जुड़ गई। तो ये हो गई 3 i cap + 4 j cap + 5 k cap मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर अ डिस्टेंस x and with a uniform velocity v2 for the next 3x/2 distance. The average velocity in this motion is 50/7 meter per second. If v1 is 5 meter per second, then v2 = इतने मीटर पर सेकंड। v2 की वैल्यू निकालनी है, v1 की हमें 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो पहले तो हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो एवरेज वेलोसिटी का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए इसको लगाते हैं पहले। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x + 3x/2। ये उसने पूरा डिस्टेंस चला है। और जो टोटल टाइम हो जाएगा, टाइम कैसे लिखेंगे, पहले डिस्टेंस के लिए लिखा जाएगा x/v1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरे डिस्टेंस के लिए 3x/2 अपॉन v2। तो ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। ये किसके बराबर है, 50/7 के। तो देखिए यहाँ से ऊपर से अगर ये हो गया 5x/2 ऊपर, नीचे x कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया 2v2 + 3v1 अपॉन 2v1v2 = 50/7। x से x कट गया, ये 2 से 2 कट गया नीचे का। तो अब और ये 5 से ये 10 टाइम्स। तो अब बचा v1v2 को ऊपर ले जाते हैं, v1v2 अपॉन 2v2 + 3v1, ये बराबर हो गया 10/7 के। अब v1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 5v2 अपॉन 2v2 + 15 = 10/7। 5 से ये अगेन 2 टाइम्स कट गया, तो यहाँ पे आएगा 7v2 = 4v2 + 30। 7v2 में से 4v2 गया तो 3v2 = 30, और v2 की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब इससे अगला वाला देखते हैं। तो ये देखिए थर्ड क्वेश्चन।
A sportsman runs around a circular track of radius r such that he traverses the path AB. The distance traveled and displacement respectively r. तो इस पर कोई स्पोर्ट्समैन दौड़ रहा है, इसका रेडियस आर है इस सर्कल का। वो कैसे, उसने कौन सा पाथ ट्रेवल किया है, ए बी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसने एक पूरा चक्कर किया, उसके बाद एक आधा चक्कर और किया, तो कुल मिला के उसका 3/2 राउंड्स हो गए। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस तो सिंपली एक राउंड में कितना होता है 2πr, तो 3/2 राउंड में 3/2 × 2πr, तो ये हो गया 3πr, ये डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन देखी जाएगी, सिर्फ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये r और ये r, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। तो देखिए 3πr और 2r, ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अ हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 360 km/h at an altitude of 2 km drops an object at an instant. The object hits the ground at point O 20 seconds after it is dropped. Displacement of O from the position of helicopter where the object was released is. तो देखिए ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर है, ये उड़ रहा है, इसकी जो सामने की तरफ स्पीड है 360 km/h, यानी कि कितनी हो गई, इसको पहले मीटर पर सेकंड में बना लीजिए, तो ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। तो ये 100 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 2 किलोमीटर, ज़मीन से जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 2 किलोमीटर। अब मान लीजिए ये ज़मीन है, तो यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया है, ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, लेकिन जब वो ड्रॉप होगा तो उसके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। एयर रेसिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उस साइड में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, नीचे की तरफ ग्रेविटी है, उस तरफ एक और वेलोसिटी उसको मिल जाएगी जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है। तो वो जाते जाते 20 सेकंड बाद गिरेगा कुछ इस जगह पर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का हमें उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए पहले हम, ये तो हमें पता ही है, ये 2 किलोमीटर है, इसको हम निकाल लेंगे, तो दोनों को ऐड करके और दोनों के बीच का एंगल भी हमें पता है, तो उनका वेक्टोरियल रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो देखिए ये 2 किलोमीटर हो गया, इसको हम देखेंगे 20 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी 2 किलोमीटर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर का रिजल्टेंट निकालेंगे 2√2 किलोमीटर, दैट इज़ द आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स पॉसिबली रिप्रेजेंट 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। तो ये सारे ऑप्शन चेक करने हैं। पहला ऑप्शन देखिए, फेज और टाइम का ग्राफ दे रखा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फेज जो है वो कॉन्स्टेंटली टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी जो है कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी कम ज़्यादा हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं। और इसकी इक्वेशन अगर बना के देखें हम ऑप्शन बी की, तो ये हमें एक सर्कल की इक्वेशन मिलेगी, v² + x² इक्वल्स टू, मान लीजिए a² इसका रेडियस है, तो यहाँ से हमें मिलेगा v² इक्वल्स टू a² - x²। तो यहाँ से देखिए v² इक्वल्स टू a² - x² मिला है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी v की वैल्यू लें उस पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिली जाएगी, तो ये भी करेक्ट हो गया। तीसरा वाला देखिए वेलोसिटी और टाइम, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि टाइम जो है वो पहले यहाँ पे बढ़ रहा है और फिर टाइम घट रहा है, टाइम घट नहीं सकता है, टाइम हमेशा आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, टोटल डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, ये देखिए डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा घट गया है, तो डिस्टेंस जो है वो कम नहीं हो सकता है कभी भी, या तो कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज ही होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड बी आर ओनली द करेक्ट ऑप्शंस दैट रिप्रेजेंट 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। अब इससे अगला का देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन बिलो, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकंड इज 10 मीटर पर सेकंड। तो ये तो हमें ग्राफ दे रखा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, इसके बाद हमें ये सारे ऑप्शन चेक करने हैं और उनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहले मैं पूछ रहा था एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकंड इज 10 मीटर पर सेकंड,
तो 0 से 3 तक एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। देखिए 0 से 3 तक यहाँ तक, तो जो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेकर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 तक, तो 5/3 जो है वो उसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, टाइम 3 और डिस्प्लेसमेंट 0 से 5, तो 5/3 इसकी एवरेज वेलोसिटी है, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड्स इज 0 मीटर पर सेकंड। 3 से 5 तक चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 का 5 ही रहा है जो पोजीशन है, सॉरी। तो देखिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी में कह रहा था एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकंड इज 0 मीटर पर सेकंड। तो 3 सेकंड पर t=3 पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 5, और t=5 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो भी 5 है, तो कोई भी चेंज नहीं आया है, यानी कि जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जाएगी 0। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t=2 सेकंड इज 5 मीटर पर सेकंड। तो t=2 सेकंड पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप। इसका जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, 5 -5 यानी कि 10/2। 10/2 कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो गया। स्लोप निकालना तो आप जानते ही होंगे। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t=6.5 आर इक्वल। तो क्या ये एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7, 5 से 7 तक, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t=6.5, ये इक्वल है क्या। तो पहले t=6.5 पे वेलोसिटी देखते हैं। 6.5 यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, 10 - 0 / 1 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेलोसिटी एट 6.5 सेकंड। ये कितनी आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमें किसकी देखनी है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकंड। तो 5 से लेकर 7 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5, यहाँ पर कितना हो गया, 0, तो 5 / 2 ये कितना हो गया, यानी कि 2.5 आ रहा है, तो ये तो गलत है। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2.5, और ये 10 के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t=0 to t=9 सेकंड इज 0। t=0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, t=9 पर भी 0 है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0, नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो गया। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। अब कौन कौन से सही है हमारे, बी, सी एंड ई। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा। 7 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड हैज इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स वेराइंग विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x = c0 t² - 2 + c × t - 2 का होल स्क्वायर, where c0 and c are constants of appropriate dimensions, then which of the following statements is correct? The acceleration of the particle is 2c0, the acceleration of the particle is 2c, the acceleration of the particle is 2 c + c0, the initial velocity of the particle is 4c। तो देखिए हमें x डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और टाइम के साथ उसका रिलेशन है, तो हम जानते हैं वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। इसकी वेलोसिटी हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे हमें इसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। अगर वेलोसिटी निकालनी है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे dx/dt = तो ये हो जाएगा c0 2t प्लस c × 2t - 2 यानी कि 2t - 4, ये आ गया। तो वेलोसिटी हो गई इसकी 2c0t + 2ct - 4c। तो यहाँ से देखिए टी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो t=0 पर है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, -4c, लेकिन इसमें लिखा है 4c। तो पहले बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं। एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dt। जो वेलोसिटी आई है इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 2c0 + 2c।
यानी कि 2 ब्रैकेट में C नॉट प्लस C। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड से मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये हमारी एक्सेलरेशन निकल के आ गई पार्टिकल की। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस एज फाई एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल इज HM। हियर HM एज फंक्शन ऑफ फाई कैन बी प्रेजेंटेड एज। तो मैक्सिमम हाइट का फंक्शन जो हमें फाई के रूप में निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम इसका ग्राफ चेक करेंगे। तो पहले मान लीजिए उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तभी हम फाई के साथ HM का रिलेशन निकालेंगे। तो मैक्सिमम हाइट जो होती है वो क्या होती है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। लेकिन वो साइन थीटा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, तो जो वर्टिकल के साथ होगा वो क्या होगा, U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2G। क्योंकि वर्टिकल के साथ जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। HM की वैल्यू आ गई U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2G। अब इसका हम ग्राफ बनाएं तो कॉस जैसा ग्राफ बनेगा, कॉस स्क्वायर जैसा बनेगा, क्योंकि U स्क्वायर और 2G ये दोनों कॉन्स्टेंट है। तो HM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा वाला ग्राफ कौन सा दिख रहा है आपको इसमें से, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ द आंसर। इसका एक और तरीका है, जैसे आप देख सकते हैं कि HM जो है, अगर वेलोसिटी का जो एंगल है वर्टिकल के साथ वो अगर ज़ीरो है, ज़ीरो एंगल पर सबसे ज़्यादा ऊंची हाइट होगी उसकी, है ना, तो HM की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे एंगल 90 डिग्री की तरफ आएगा तो वो कम होती जाएगी। तो इसका मतलब पहले और दूसरे ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या है, जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रही है, जो HM है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन एक्सपोनेंशियल का तो कहीं भी फंक्शन ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो HM जो है वो इस तरीके से उस पर वेराई कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये 9वां क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u so that its horizontal range is 3 times the maximum height attained by it. The horizontal range of the projectile is given as nu square by 25g, where value of small n is. तो हमें दे रखा है एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया वेलोसिटी u से, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो उसकी मैक्सिमम हाइट से 3 गुनी है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इक्वल्स टू, ये 3 टाइम्स दे रखी है उसकी मैक्सिमम हाइट के, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन एस, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो हमें ऐसे दे रखी है, तो इसमें n की वैल्यू बतानी है। तो पहले यहाँ से देखते हैं थीटा में रिलेशन, g से g कट गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर, और यहाँ हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा की जगह पर इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा चला गया, साथ ही में हम लिख लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने साइन थीटा को काटा तो उसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो थीटा भी 0 आ जाएगा। दूसरा, अगर कॉस थीटा को उधर ले जाएं और 2 को उधर ले आएँ तो 4/3 इक्वल्स टू 10 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स 4/3। अब हमें ये तो मिल गया। अब हमें निकालनी है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी। ये हमें दे रखी है n u स्क्वायर बाई 25g। जी से तो जी कर चला गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर चला गया, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हम रख लेते हैं। टेन थीटा की अगर 4/3 है तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5, सॉरी 4/5, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं 2 इंटू साइन थीटा की जगह पे हमने रखा 4/5, इसकी जगह पे 3/5 इक्वल्स टू n/25। 5 से तो ये कट गया, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ से 24। ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब एक थीटा जो है यहाँ पे 0 भी आया था, लेकिन 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 0 आ जाएगी, इसलिए हमने 0 को कंसिडर नहीं किया। तो इसका आंसर कितना आ गया 24। अब देखिए 10वां क्वेश्चन। 2 projectiles are fired from ground with same initial speeds from same point at angles 45 degree plus alpha and 45 degree minus alpha with horizontal direction. The ratio of their times of flight is। टाइम ऑफ फ्लाइट्स के रेशियो बताने हैं। स्पीड जो है इनिशियल वो सेम है, सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किए गए हैं दोनों, और एंगल हमें दे रखे हैं। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t इक्वल्स टू
2u साइन थीटा बाई जी। अब देखिए u जो है कांस्टेंट कर दिया, g भी कांस्टेंट कर दिया, तो टाइम किसके प्रोपोर्शनल आ गया, साइन थीटा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t1 बाई t2 इक्वल्स टू साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2। अब थीटा 1 जो दे रखा है वो 45 प्लस अल्फा है, तो t1 अपॉन t2 इक्वल्स टू साइन 45 प्लस अल्फा अपॉन साइन 45 माइनस अल्फा। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन के फॉर्मूले से खोल देते हैं। साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए यानी कि साइन 45 यानी कि 1/√2 एंड कॉस बी यानी कॉस अल्फा प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 45 भी 1/√2 हो गया, और साइन बी यानी कि साइन अल्फा अपॉन इसके बाद क्या आ गया, साइन 45 माइनस अल्फा, बस बीच में माइनस साइन आ जाएगा, बाकी सब सेम है। तो 1/√2 से तो 1/√2 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। अब यहाँ से हमारे पास बचा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो इसमें ऊपर नीचे अगर कॉस अल्फा का डिवाइड दे दें तो ये हो जाएगा 1, ये टेन अल्फा, ये 1, ये टेन अल्फा, 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक और बार देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब देखिए 11th क्वेश्चन, 2 बॉल्स विद सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी, मतलब दोनों बॉल्स का मास भी सेम है और इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, आर प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स इन सच अ वे दैट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द फर्स्ट बॉल इज 8 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द सेकंड बॉल। ठीक है, तो ये कंडीशन दे रखी है और उसमें पूछा T1 एंड T2 आर द टोटल फ्लाइंग टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बॉल रेस्पेक्टिवली देन द रेशियो ऑफ T1 एंड T2। टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताना है, मैक्सिमम हाइट का रेशियो हमें दे रखा है। मैक्सिमम हाइट होती क्या है, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू तो दोनों का सेम है, जी भी सेम है, तो एच मैक्स जो वो किसके प्रोपोर्शनल है, साइन स्क्वायर थीटा के। यानी कि जो H1 अपॉन H2 का रेशियो दे रखा है वो कितना है, फर्स्ट बॉल के द्वारा जो हाइट रीच की गई है वो 8 टाइम्स हायर है सेकंड बॉल से, तो ये 8 के बराबर दे रखा है। और ये किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर 8। तो यहाँ से हमें साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 का रेशियो मिल गया, दैट इज 2√2 अपॉन 1 लगा सकते हैं। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट को देखिए वो होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, u तो सेम ही है और g दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, यानी कि T1 बाई T2 इक्वल्स टू साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2। तो साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 कितना है, 2√2:1। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। रिवर की स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। इफ अ बोट इज कैपेबल ऑफ मूविंग एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेज द रिवर इन हाफ अ मिनट व्हाइल मूविंग विद मैक्सिमम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, देन विड्थ ऑफ रिवर इज। तो एक रिवर दे रखी है, ये हमें रिवर दे रखी है, इसकी चौड़ाई जो हमें निकालनी है और इसका जो फ्लो है वो 9 किलोमीटर पर आवर का है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अगर एक बोट जो है वो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मैक्सिमम चलती है और वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पर चलते हुए इसके साथ 150 डिग्री का एंगल भी बना रही है, तो इसको कितनी देर में कवर कर लेती है, 30 सेकंड में इसको पार कर देती है। ये 150 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 है तो ये 60 हो गया, पूरा 150 हो गया। तो इधर की तरफ जो स्पीड होगी उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में, इधर की तरफ तो 27 किलोमीटर पर आवर है बोट की स्पीड, तो इधर की तरफ जो वर्टिकल वेलोसिटी है
और रिवर की वेलोसिटी जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी पर कोई भी चेंज नहीं कर सकती है, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में चेंज कर सकती है। तो वर्टिकल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, 27 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया, इंटू cos 60। ये उसकी वर्टिकल वेलोसिटी आ गई वी वाई स्क्वायर टू। तो वी वाई की वैल्यू हो गई यहाँ पर 15/2 इंटू 15/4 मीटर पर सेकंड। अब ये वी वाई की वैल्यू है और इसको क्रॉस करने में सिर्फ और सिर्फ वी वाई का ही रोल है। तो 30 सेकंड में वी वाई कितना कवर कर लेगी, तो रिवर की चौड़ाई हो जाएगी 15/4 इंटू 30, यानी कि 112.5 मीटर। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। तो अब तक हमने 12 पी वाई क्यू कर लिए हैं। यही 12 थे अप्रैल अटैम्प्ट के, और जनवरी अटैम्प्ट के हम पहले ही कर चुके हैं। आई होप आप उसके जो क्वेश्चन नहीं आपने हुआ था उसका सोल्यूशन देख लिया होगा और समझ लिया होगा। अगर कोई भी सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स के पी वाई क्यूज़ आएंगे। थैंक यू।